नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि ध्रुवन पाठशाला में। बच्चों, एक प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बच्चों के सामने हमेशा परेशान करता हुआ नजर आता है कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं। ये तो पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये पेपर है तो एमपी के प्रश्न तो आएंगे, लेकिन एमपी के भी कौन से पोर्शन से ज्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि एमपी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है, तो ये आपकी डिमांड पर पूछा गया प्रश्न, जिसका सही डायरेक्शन टॉपर्स को जैसे हम प्रोवाइड करते हैं वैसे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप भी टॉपर बन सकते हैं कल को। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा ये देख रहा है उसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स का सिलेबस पता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस है क्या। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स के सिलेबस को अगर आप जाने तो एमपीपीएससी प्री एग्जाम में टोटल 10 यूनिट आती हैं। एक बार फिर से देख लें, प्रीलिम्स एग्जाम में 2 आपके पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है आपका जीएस का और पेपर 2 होता है आपका सीसेट का। प्रशासनिक सेवा के लोगों के लिए सीसेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको 40% मिनिमम यहाँ लाने होते हैं अगर आप जनरल के हैं तो, और उसके बाद कैटेगरी वाइज ये अलग अलग डिफरेंस करता है, मतलब मिनिमम 40। ठीक है, जीएस में यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हो तो जीएस के नंबर आपके कैलकुलेट किए जाएंगे, जिससे आपकी यहाँ पर क्या बनती है, कट ऑफ लिस्ट बनती है। अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आते हैं, डजेंट मैटर कि आप कितने हाई स्कोर लाते हैं, बस आपको कट ऑफ के अंदर आना है, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा प्रशासनिक सेवा के लिए, जैसा आप सबको पता है। लेकिन अगर आप वन सेवा के लिए जाते हैं तो वन सेवा में आपका जीएस के पोर्शन के साथ साथ सीसेट के पोर्शन के भी नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। दोनों से मिलाकर आपकी लिस्ट बनती है, जैसा कि आपको पता है। और उस लिस्ट में आप जब कट ऑफ को क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा के साथ साथ वन सेवा में हो जाता है, यदि सेक्शनल कट ऑफ आपने जीएस का भी क्वालिफाई किया है। कई बार ऐसा देखने को आता है कि बच्चे प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन जीएस में नंबर ज्यादा कम होते हैं और सीसेट में नंबर ज्यादा होते हैं, तो वन सेवा में सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वन सेवा के लिए एलिजिबल केवल वही बच्चा होता है जो साइंस बैकग्राउंड का होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मुझे लगता है आपको पता होगी, लेकिन क्विकली मैंने बता दिया। इस जीएस वाले पोर्शन को प्रशासनिक सेवा का बच्चा सबसे ज्यादा देखता है, जिसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? टोटल 10 यूनिट में इसको बांटा गया है। इस 10 यूनिट में से कौन सी ऐसी यूनिट है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, या सबसे ज्यादा जिस यूनिट का वेटेज होता है, उसको हम विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। और उस यूनिट का आंसर आपको पता है एमपी, लेकिन एमपी का भी यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से पोर्शन पे आप ज्यादा ध्यान दें और कौन से पोर्शन को आप यहाँ पर थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको क्या एनालिसिस करना है। तो चलिए देखते हैं। पूरे अगर मैं एमपीपीएससी के सिलेबस को, प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को वेटेज वाइज बांटू कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, किसका क्या वेटेज है, तो मैंने यहाँ पर इसको इन 10 यूनिट को पढ़ने के क्रम के अकॉर्डिंगली कुछ अरेंज किया है। तो सबसे पहले मैं इस 10 यूनिट में से निकाल कर अलग कर दे रही हूँ कुछ यूनिट। 1, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाती हूँ पहले, उसके बाद मैं अलग अलग यूनिट आपको बताऊंगी। 1, 3, 5 के बाद में मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बना रही हूं, यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 6 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन में बना रही हूं यूनिट नंबर 2 और 4 का। अगला कॉम्बिनेशन में बना रही हूं यूनिट नंबर 7 और 9 का। ठीक है, और क्या बच गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। तो एक अकेली यूनिट बच गई आपकी 8, और इनके पढ़ने का क्रम और वेटेज भी आप इसी तरीके का रखिएगा। अब मैं बताती हूं ऐसा क्यों। ध्यान दीजिए, अगर आप देखें यूनिट नंबर 1, 3, 5, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये यूनिट है आपकी मध्य प्रदेश की, सभी जानते हैं। ठीक है, सब यूनिट की मैं बुक लिस्ट आपको अलग से बता दूंगी। ये मध्य प्रदेश की आपकी क्या है, यूनिट्स है
यूनिट नंबर 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास कला संस्कृति है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 3 में ज्योग्राफी है मध्य प्रदेश की भूगोल, और यूनिट नंबर 5 में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था है या संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी प्रशासन प्रणाली को पढ़ते हैं। तो ये तीनों यूनिट है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये करंट अफेयर वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 8। ठीक है, तो यूनिट नंबर 8 में भी मध्य प्रदेश का पोर्शन है। तो ऑन एवरेज अगर आप मध्य प्रदेश को देखते हो तो यहाँ पर हर साल मध्य प्रदेश का वेटेज ज्यादा होता है। अगर आप पिछले 3 से 5 साल के पेपर उठाकर देखें तो ऑन एवरेज, चलिए मैं सिर्फ एवरेज लिख दे रही हूँ, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एमपी के वो कितने आते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर 30 से 35 प्रश्न अगर मैं बोल दूं तो कोई अति संयुक्ति नहीं होगी, एवरेज निकाला है ना। 30 से 35 के बीच में ये वेरिएट होते हैं, कभी 35 के पास पास या उससे ज्यादा हो जाते हैं, कभी 30 के अराउंड ये रहते हैं। तो सबसे ज्यादा पोर्शन आपका कोई कवर कर रहा है तो वो है मध्य प्रदेश, एमपी। लेकिन इस एमपी को भी आप बहुत ध्यान से समझे कि एमपी के हर पोर्शन से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अननेसेसरली आप कहीं पर भी क्या करते हो, अपनी एनर्जी लगाते हो, जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी दिग्भ्रमित हो जाती है। आपको अपनी एनर्जी वहां पुट डाउन करनी है जहां से आपको आउटपुट मिल रहा है ना। जैसे आप देखते हो रोजमर्रा की लाइफ में भी आपको अपनी एनर्जी वहां लगानी है जहां से आपको कुछ प्रॉफिट हो। तो की सीधी बात, जहां आपको आउटकम कुछ नहीं मिल रहा, बस आपकी एनर्जी लॉस है, तो मैं बोलूंगी ऐसी एनर्जी बर्बाद मत करिए, समय बहुत कम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 30 से 35 शब्द जब आपके यहाँ पर आते हैं तो मैंने इस 3 चीजों को ऐसे बांटा। तो मैडम क्या तीनों यूनिट में 10-10 का वेटेज है? नहीं, 10-10 का वेटेज होता तो हम इसको बिल्कुल तीनों यूनिट को बराबर करते। अब इसमें देखिएगा बेटा, जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, एमपी ज्योग्राफी, प्रायः इसके प्रश्न बच्चों के गलत नहीं होते कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां से बहती है, ये है। तो ज्योग्राफी वाले प्रश्न, यदि ज्योग्राफी अच्छे से समझी है तब की बात कर रही हूँ, तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, याद रखना। और यहाँ से प्रश्न गलत नहीं भी किए जाते, ये आपकी कॉपी, आपके बुक लिस्ट के अंदर में से आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एमपी की ज्योग्राफी को ही प्रिपेयर करना है फर्स्ट, क्योंकि एक बार आपने एमपी का भूगोल, एमपी का मैप, एमपी का नक्शा समझ लिया तो आपको एमपी की हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी। वास्तव में हमको मैप पता नहीं होता कि कौन सा जिला कहां पर है, हम अंधाधुंध तुक्का लगाते हैं। तो अगर आपकी एमपी की ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो सबसे पहले एमपी ज्योग्राफी स्ट्रांग करने का है बेटा। तो पता है एमपी ज्योग्राफी स्ट्रांग करने से क्या हो जाता है, जो प्रश्न थोड़े से आपके लॉजिकल एबिलिटी पर होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार ये नदी यहाँ से बहती है, अब उससे कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रश्न पूछ लिया। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का ढाल किस तरफ है, मध्य प्रदेश की स्थलाकृतियां कैसी हैं, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है, क्या अरावली यहाँ पर लगता है कि नहीं लगता है भी कि नहीं, ठीक है, क्या उसका अवशिष्ट भाग लगता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको ज्योग्राफी में क्लियर है, और कैसे पर्वत का निर्माण होता है, कैसे क्या होता है, तो आप ये बता दोगे कि यार इसका स्लोप किस तरफ है। नदी आपको नहीं भी पता कि, बस ये पता है कि उद्गम कहाँ से है, दिशा अगर आपको थोड़ी बहुत नहीं पता कि ये किस दिशा की ओर बहती है, लेकिन आपकी ज्योग्राफी ठीक है, हालांकि नदी ज्योग्राफी के अंतर्गत आती बन जाएगी, लेकिन एक अजम्पशन बोल रही हूँ, कोई प्रश्न अगर आप भूल जाते हो तो आप ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए एमपी की ज्योग्राफी आपको सबसे पहले पढ़ना है, सबसे इजी और सबसे ज्यादा पोर्शन इसी से आता है। दूसरा आता है यूनिट नंबर 1 का एमपी हिस्ट्री। एमपी हिस्ट्री में बड़ी दिक्कत जाती है। बड़ी दिक्कत कैसे, ठीक है, एमपी हिस्ट्री को बाद में उठाते हैं, बताती हूँ अभी कैसे। इसके पहले एमपी का पॉलिटी, एमपी पॉलिटी मतलब यूनिट नंबर 5। ठीक है, एमपी पॉलिटी में भी कुछ पोर्शन होते हैं कि पहला राज्यपाल कौन, पहला मुख्यमंत्री कौन, पहला यहाँ पर पहली चीजें जो लॉजिकल एबिलिटी पर बेस्ड नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल रटंत विद्या पर आधारित होती है। ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी एमपी पॉलिटी के प्रश्नों को सही करने की होगी, और ये इजी पोर्शन है, ज्योग्राफी उसके बाद पॉलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर भी पॉलिटी में पिछले कुछ सालों में वो कुछ जो राज्यपाल हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, उनके प्रश्न घुमाकर, या मुख्य सचिव हो गए मध्य प्रदेश के, उनके प्रश्न घुमाकर पूछ रहा है कि ये मुख्य सचिव इसके अलावा किस और राज्य का सचिव रह चुका है, या पद पर रह चुका है, या राज्यपाल किस और राज्य का राज्यपाल रह चुका है। तो ये सारी चीजें वो पूछ रहा है कि ये राज्यपाल कहीं और का मुख्यमंत्री थे क्या, इसके पहले ये इनका कार्यकाल क्या रहा। तो ये
ये चीजें, तो ये पोर्शन थोड़ा सा आपको परेशान करता है, तो वो पोर्शन आपका गलत ना होने पाए बच्चों, जो सबका सही है, पहली बात। प्लस पॉलिटी में ये जो राज्यपाल या फिर बोलना चाहिए आपके पहले पहले अध्यक्ष हैं, उनका टेन्योर, उनका और अन्य राज्यों से संबंध, ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। लोक सेवा आयोग के सचिव का प्रश्न आया था जैसे ये। तीसरे नंबर पे आती है हिस्ट्री। अच्छा, एक दो प्रश्न इसमें भी ऐसे आते हैं जो आपको नहीं बनेंगे, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, लेकिन लॉजिकल एबिलिटी लगाओगे बन जाएगी। हिस्ट्री, हिस्ट्री अपने आप में एमपी की बहुत परेशान करती है, रियासतें का कुछ पोर्शन आ जाता है तो हम परेशान होते हैं, तो हिस्ट्री वाले पोर्शन को आप इन दोनों के बाद में पढ़ोगे। इसमें भी यही बोलूंगी मैं, सबसे ज्यादा वेटेज तो है पूरे एमपी का, लेकिन हिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इजी हैं, है ना, वन लाइन फैक्ट में है, वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रश्न इतने खतरनाक पूछता है वो हिस्ट्री के, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके नोट्स में से आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अब 1 महीना बचा है, इतनी मोटी बुकलेट मत उठाओ हिस्ट्री की, कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी की इतनी मोटी बुकलेट ला रहे हो और हिस्ट्री अकेले पढ़ रहे हो, पूरी एमपी एक तरफ और हिस्ट्री की बुकलेट एक तरफ। तो मैं बोलूंगी थोड़ा स्मार्ट वर्क करो और उसको पढ़ो। अब इसको पढ़ना कैसे है, हर एक यूनिट के लिए बिल्कुल इसका एक एक बोलना चाहिए पुछल्ले मैं क्लियर कर दूंगी। अगर आपको लग रहा है हर एक यूनिट के लिए मैडम पढ़ने का तरीका बताओ, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं ये बताओ, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आगामी वीडियो में उसको लेकर भी आने वाली हूँ। तो ऑन एन एवरेज एमपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी को अंधाधुन मत पढ़ें, सबसे पहले एमपी की ज्योग्राफी क्लियर करें, एमपी की ज्योग्राफी क्लियर करने के बाद में पॉलिटी। जब आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटी क्लियर हो गई तब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आप हिस्ट्री को कोरिलेट करेंगे ज्योग्राफी के साथ में, मतलब मैप बना बना के हिस्ट्री पढ़े। यदि आप पहले ही हिस्ट्री उठा लेते हो ना तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी डायनेस्टी, कौन सा राजवंश कहां पर था, है ना, और फिर कभी लॉजिकल एबिलिटी पर बेस्ड प्रश्न आते तो आप नहीं कर पाते कि ये राजवंश किस नदी से क्या होता था, इसकी सीमा साझा होती थी, अपने आप को क्या करता था, पृथक करता था। रटा होगा तो ठीक है वो बता सकते हो, लेकिन अगर रटा भी नहीं, लेकिन आपको पता है कि यार ये राजवंश का, सपोज करो ये मध्य प्रदेश के ये वाले एरिया पर मालवा पर कोई नदी बहती है और यहाँ का कोई राजवंश है, आपको पता है कि यार ये राजवंश का जो शासन रहा है वो यहीं तक रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इधर की नदियों को टिक नहीं करोगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगी ऑप्शन से, आपका पूरा दिमाग यहाँ पर चलेगा, मालवा पर और मालवा की नदियों पर चलेगा। उसके बाद भी आपको अगर मैप बनाकर आपने इनकी डायनेस्टी पढ़ी है तो आप बता दोगे कि यार ये अवंती जनपद यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग भागों में बटी थी, तो इसके नदी से पक्का इसके बीच से ये नदी ही प्रवाहित होती होगी और इन दोनों से इसकी सीमा साझा होती होगी। तो इसीलिए पहले ज्योग्राफी पढ़ें और ज्योग्राफी के बाद में स्विच करें हिस्ट्री पर, हिस्ट्री और अच्छे से समझ में आएगी, और हिस्ट्री को पढ़ें मैप से। तो सबसे पहला कंफ्यूजन मुझे लगता है दूर हुआ कि सबसे पहले एमपी को पढ़ना है, 15 दिन का पोर्शन बनाओ कि एमपी को 15 दिन में कंप्लीट करना है या पैरेलल पढ़ना है। अगर ये भी नहीं पता कि मैडम कैसे पढ़ें, दिक्कत जा रही है, कमेंट करो बेटा मेरे को, तो मैं कैसे पढ़े का भी उत्तर दे दूंगी, ठीक है। अगला सेकेंड प्रायोरिटी होती है आयोग की और पॉलिटी की। अगर आप 10 यूनिट में देखो तो 10 यूनिट में आपके आयोग हैं और 6वीं यूनिट में आपकी पॉलिटी मतलब संविधान है, और संविधान के साथ में इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आप चाहो तो सिर्फ इकोनॉमिक्स को लूसेंट से पढ़कर खत्म कर सकते हो, 1 या 2 ही प्रश्न आते हैं, और कुछ प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं तो वो यूनिट नंबर 1 आपकी कवर कर लेगी इकोनॉमिक्स पे बेस्ड, ठीक है। अब इस पोर्शन को अगर आप देखो आयोग वालों को, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो पहले एक बार 9 प्रश्न आए, पिछले बार 9 आए, उसके पहली बार नहीं, पिछले बार 6-7 प्रश्न आए थे, उसके पहले बार 9 प्रश्न आए, उसके और पहली बार 10 प्रश्न आए, ऐसे करके आयोग से इतने प्रश्न आते रहे, और पॉलिटी से लगभग 6-7-8 ऐसे प्रश्न आते रहे। तो मैं अगर इसको 10 से लेकर ये दोनों यूनिट का वेटेज कर दूं, 10-10 दोनों का, ठीक है, 10-10 प्रश्नों का वेटेज, इसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल है ये सब, तो मैं 10-10 प्रश्नों का वेटेज कर रही हूँ, तो ऑन एवरेज 20% प्रश्न यहां से आ रहे हैं। ये 100 की बात चल रही है पूरी, है ना। तो देखो 30-35 यहां पर, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुकेगा,
30-35 प्रश्न आपके यहाँ पर और 30-35 प्रश्नों के बाद में बाकी के बचे प्रश्न यहाँ से, तो लगभग आपका 50% प्रश्नों का तो लेखा जोखा खत्म हो गया केवल 5 यूनिट से, बाकी की बची 5। लेकिन ये यूनिट बोलोगे मैडम 5 यूनिट तो 50% होना ही था ना, लेकिन ध्यान तो दो बेटा, ये एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट से। इकोनॉमिक्स को मैं मान ही नहीं रही हूं क्योंकि इसका इतना रोल है ही नहीं, लूसेंट पढ़ो 5-6-8 पेज की खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला इकोनॉमिक्स से। तो देखो कितना कम पोर्शन, तो सेकंड आपकी यूनिट यही खत्म होना चाहिए। उसके बाद जाते हैं सबसे ज्यादा लेंदी और सबसे बड़ी, इनको हल्के में नहीं लेना है। बच्चे क्या करते हैं कि यार जीएस वाला पोर्शन है उसके प्रश्न इतने आते नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इन सब के, लेकिन याद रखना बेटा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न होते हैं वही आपको अंदर करवाते हैं, क्योंकि पता है 7 और 9 यूनिट का भरोसा नहीं है कि प्रश्न कहां से आ जाएंगे। तुम पूरी इतनी बड़ी बुक पढ़ लो 7th की और 9th टेक्नोलॉजी वाली, पिछले बार टेक्नोलॉजी के प्रश्न उसने कहां से पूछा पता नहीं, मुझे तो लगा पर्सनली कि इतनी बड़ी बुक पढ़कर हमने बेवकूफी करी, एक प्रश्न भी नहीं आया। और कोई दावा नहीं करता कि 9th यूनिट पूरी में मेरे में से फंस जाएगी, चाहे आप परीक्षा धाम देख लो, चाहे आप निर्माण देख लो, चाहे कोई भी बुक जिसको भी आप पढ़ते हो, क्योंकि 2, 3, 4 प्रश्न आउट ही जाना है, लॉजिकल एबिलिटी पे बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं इनके प्रश्न फिक्स होते हैं। अशोक यहाँ है तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर आप बोल रहे हो ज्योग्राफी, ये नदी यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ से उद्गम होगी, यहाँ बहेगी, ये है, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री के ट्रेडिशनल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, यही बोलूंगी। इसलिए इनको हल्के में मत लो, नो डाउट सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, लेकिन बीच में ही कहीं पढ़कर इनको खत्म कर लो, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड यूनिट आपकी भूगोल की है और 4th यूनिट आपकी जो है, सॉरी सेकेंड यूनिट आपकी जो है इतिहास की है और 4th यूनिट आपकी जो है वो भूगोल की है, ठीक है, उल्टा बोल दिया। तो ये दोनों यूनिट आपकी कवर होनी चाहिए। इसके एमसीक्यूज लगाकर भी आप तैयार करें, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, हो सकता है इन दोनों को पढ़ने में आपको ये 5 के बराबर का समय लग जाए और उससे ज्यादा भी लग जाए, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले ये कवर कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत बहुत फास्ट है। क्योंकि इतिहास में भी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी, सॉरी, क्योंकि इतिहास में भी आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक पढ़ना होगा। तो याद रखना, अब रिवीजन कर रहे हो तो इसको उल्टा कर दो। कहने का मतलब सबसे ज्यादा ध्यान दो आधुनिक पे, सबसे ज्यादा, आधुनिक के बाद ध्यान दो मध्य पर और उसके बाद जाओ प्राचीन पर। शुरू में आप इतिहास पढ़ते हो तो ऐसे ही चालू करते हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ रिवीजन या आपके पीएससी के पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि आप ऐसे पढ़ो इसको, क्योंकि आधुनिक का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है, मध्य का उससे कम और प्राचीन का सबसे कम आता है। समझ में आई कैसे पढ़ना है बेटा इतिहास को भी। अब भूगोल में भी सेम चीज, भूगोल भी 2 पोर्शन पे बटा हुआ है, एक है इंडियन जियोग्राफी और दूसरा है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड को ज्यादा ना वेटेज देकर इंडियन को ज्यादा वेटेज दो, तो पहले इंडियन कंप्लीट करो और उसके बाद वर्ल्ड पर कूदो। बात समझ में आई, ठीक है। इसमें भी पहले आधुनिक, फिर मध्य, फिर उसके बाद प्राचीन, और इसमें भी पहले इंडियन ज्योग्राफी को कवर करो, स्मार्ट वर्क करो, अंधाधुंध तैयारी मत करो, ठीक है। तो ये 2 और 4 के बारे में। अब आता है 7 और 9 जो सबसे बड़ा लेंदी है। 9th में तो आपकी पूरी टेक्नोलॉजी आ गई और 7th में देखना क्या क्या आ रहा है बेटा। तो यहां पर आपका पूरा साइंस, ठीक है, साइंस के बाद में पर्यावरण, पर्यावरण के बाद में आपका वो स्वास्थ्य वाला पोर्शन, पोषण एवं आहार वाला, ठीक है, और उसके बाद में इसके बाकी के बचे छोटे छोटे मिसलेनियस की वो खाद्य प्रसंस्करण वाला और ये सब जो आता है वो आया, ठीक है। 9th यूनिट में आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ में पूरी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के कुछ अते पते नहीं कि प्रश्न कहां से आ जाएंगे, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत लगा सकते हो अंदाजा, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी अब इतना बड़ा पोर्शन, अच्छा दिख रहा छोटा है क्या, और एलिमिनेट करती हूँ। साइंस में भी 3 पोर्शन आपके, ठीक है, फिजिक्स, बायो और इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर तो केमिस्ट्री। तो इनमें भी अंधाधुंध मत जाओ,
सबसे पहले साइंस वाले पोर्शन को जब कवर करते हो तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखो, बायो का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है प्रीलिम्स में, तो बायो साइंस में सबसे पहले करो, उसके बाद में फिजिक्स करो और केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको पता ही है, ठीक है, तो जिसके झपट नहीं पड़ती केमिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, पर्यावरण सबसे ज्यादा अच्छा कवर करो, उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। बात समझ में आई? तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है अपने आप में, पूरी फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री आ रही है। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो इनका कुछ पक्का भी नहीं है, तो 7th यूनिट थोड़ा बहुत आप ये दो पोर्शन से अंदाजा लगा सकते हो, साइंस और एनवायरनमेंट से, कि यहाँ के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। यहाँ पर भी स्वास्थ्य पोर्शन, पोषण वाला और खाद्य प्रसंस्करण वाला, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा परेशान करता है, तो आपको परेशान होना नहीं है। कंप्यूटर आप 9th यूनिट में कंप्यूटर के लिए आप क्या करिए, परीक्षा मंथन या जो भी बुक लिस्ट मैंने डाली है, वो जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो वही बुक प्रेफर करो, उसमें से प्रश्न आपके फंस जाएंगे। टेक्नोलॉजी के लिए परेशान मत हो। ठीक है, और इसका वेटेज सबसे लास्ट में इसी के बाद रखो। अब एक बचती है आपकी यूनिट लास्ट, जो की है करंट की। याद रखो, मैं बोल रही हूं कि आपको ये चौथा सेक्शन अलग से नहीं कवर करना है, आप ये 4 का क्या करें, शेड्यूल बनाए, इनका बंच बना कर शेड्यूल बनाए कि भैया 15 दिन में ये करना है मुझे, ठीक है, 10 दिन में मुझे ये करना है, ठीक है, 15 दिन में फिर ये करना है, तो 1 महीने हो गया, तो अब तो आपको पढ़ के हो गया होगा, रिवीजन हो भी गया होगा। अगर अभी रिवीजन कर रहे हो 1 तारीख से, तो मैं बोलूंगी 10 दिन में ये, 10 दिन में ये, 5 दिन में ये, 5 दिन में ये, बस खत्म। फिर सेकेंड रिवीजन लगाओ 25 दिन में ये चीज। अब 8th यूनिट को कैसे पढ़े, तो 8th यूनिट को रोज पढ़ो, रोज 8th यूनिट में बांट लो, क्योंकि इसके 3 पोर्शन हैं कि मेरे को इस वाले पोर्शन के साथ में एमपी के साथ में एमपी करंट 2 घंटे पढ़ना है, तो पहला कॉम्बिनेशन बना लो इसका एमपी करंट के साथ में। तो एमपी चल रही है, एमपी के साथ में एमपी करंट हो गया, तो आपका वो और ज्यादा विजुअल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भारत का करंट, तो भारत के करंट को आप कॉम्बिनेशन बना लो 10 और 6 के साथ में। ठीक है, और तीसरा आता है अंतरराष्ट्रीय करंट, अंतरराष्ट्रीय करंट, तो अंतरराष्ट्रीय करंट का कॉम्बिनेशन बना लो 2-4 का। ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन छूट गया क्या? नहीं छूटा। सुनो, इसके बाद में लूसेंट विविध उठाओ, क्योंकि इनमें तो सब में पोर्शन आएगा, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ लूसेंट विविध के साथ में, लूसेंट विविध। बात समझ में? बहुत ही शानदार। 2-2 अपने पूरे दिन को बेटा बताती हूं, अब कैसे डिवाइड करो, 2 सेक्शन में डिवाइड करो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपको। एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम। तबीयत खराब होती तो 3 डोज लेते हो, सुबह दोपहर शाम के, तो ये 3 डोज है सुबह दोपहर शाम के। सुबह आपको पढ़ना है मेन पोर्शन जो आपका है, जैसे एक से बताती हूं, आपने एमपी स्टार्ट करी तो सुबह के 6-4 जो भी घंटे आप पढ़ रहे हो एमपी पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा खाना खाते हो, सोते हो, इधर उधर वो होते हो, तो छोटा पोर्शन उठाओ। दोपहर में इसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, ये एक सलाह है बस, बाकी आप अपना टाइम टेबल जैसा बनाते हैं वैसा पढ़ सकते हो। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के बाद में करंट वाला जो पोर्शन है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर टाल मटोली और ये होती है, ठीक है, तो करंट वाले पोर्शन को आपने उठाया और करंट वाला एमपी करंट उठाया है इसके साथ में, तो ये हो गया। उसके बाद शाम वाला जो पोर्शन है, दिन भर जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करोगे एमसीक्यू के साथ, एमसीक्यू के साथ करोगे। तो पता है क्या हुआ, एमपी पढ़ा 1 घंटे एमपी के प्रश्न, एमपी करंट पढ़ा, उसी पुस्तक के पीछे इसके प्रश्न आते हैं, उसके एमसीक्यू लग गए। तो पता है इससे आपका प्रैक्टिस भी हो गया, और रिवीजन करके बढ़िया 1 गिलास दूध पीकर बढ़िया काजू बादाम फुला के रखो सुबह के खाने के लिए और सो जाओ। बात समझ में आई? सुबह दोपहर शाम का फंडा। अगेन आप जैसा पढ़ते हो फिर पढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ लोग रात रात में ही पढ़ाई करते हैं, कुछ जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो प्रकृति के नियमानुसार सुबह पर उठ ही जाते हैं और रात को सो ही जाते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंगली ये है।
कुछ लोग होते हैं जो रात में उठते हैं और तब पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन में सोते हैं रात में पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो फिर वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टॉपिक बनाओ कि इतने दिन में मेरे को इतना टॉपिक पढ़ना है, इसका ये टॉपिक, इसका ये टॉपिक, इसका ये टॉपिक और इस टॉपिक के प्रश्न, खत्म। सेम वैसे ही कॉम्बिनेशन बनाया, सुबह में आपने किसका, कौन सी यूनिट का, 10 और 6 का। दोपहर में आपने कॉम्बिनेशन बनाया 10 और 6 के साथ में किसका, 10 और 6 के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनाया था, भारत के करंट का। और शाम को इसी का टेस्ट लगा लिया और रिवीजन कर लिया। किस चीज का, 10 और 6 के एमसीक्यू और भारत के करंट के एमसीक्यू। तो देखिए सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है बच्चों, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। हो सकता है ये जो चीजें मैंने बताई आपको, वो आपके पढ़ने के तरीके से मैच नहीं करेगी। लेकिन 8 साल का बहुत ज्यादा तो अनुभव नहीं, इतना अनुभव रहा है, बच्चों के साथ रही हूँ और ट्रू रिजल्ट मैंने रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे डाला है, जो बच्चों को गाइडेंस प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं उसके तहत। ठीक है, ये पढ़ाते हैं, ये सब मेरे ऑफलाइन क्लास के ही बच्चे, कोई इधर उधर का फेक रिजल्ट नहीं। और टॉपर्स, कोई भी टॉपर से आप पूछना, उनके पढ़ने का कुछ तरीका ऐसा ही होता है। ठीक है, या मैंने अगर कोई पोस्ट ली है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करके, तो हम ऐसे ही पढ़ते थे, बिना एमसीक्यू के काम नहीं होता था। और कुछ लोगों का फंडा होता है कि वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, रात में जल्दी सो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इस चीज को एडजस्ट कर दीजिए। ये केवल मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है पढ़ाई को लेकर, जिससे कई बच्चे सफल हुए हैं या मैंने अपने कुछ एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करी है। तो ये मुझे लगता है कि सही है। क्यों सही है, क्योंकि इससे सफलता प्राप्त हुई है ना। तो अगर आपको लग रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पढ़ने का क्रम मैंने बता दिया, वेटेज बता दिया, एक बार क्विकली बता देती हूँ। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं एमपी के, मतलब एमपी कवर करना है 1, 3, 5। उसके बाद में आयोग पढ़ना है, 100 की सीधी बात। ठीक है, आयोग और 6th यूनिट, जिसका यूनिट नंबर 10 और 6 होगा। इसके बाद मेन सब्जेक्ट पर आना है। ठीक है, मतलब 2, 4 यूनिट, कहने का मतलब भूगोल और इतिहास पढ़ना है। भूगोल इतिहास की यूनिट नंबर कहना चाहिए, फिर इसका मतलब कितनी हो गई आपकी, 4 और 2 पढ़ना है। उसके बाद में आपको जाना है लास्ट यूनिट पे। ठीक है, मतलब आपकी 7th और 9, डायरेक्ट लिख दूं क्या। ठीक है, मतलब साइंस वाली यूनिट प्लस आपकी टेक वाली यूनिट, टेक्नोलॉजी वाली यूनिट, जो दोनों है। तो 7th और 9 पर जाना है। तो एक बार क्विकली, सबसे पहले 1, 3, 5, 10, 6, 4, 2 और 7, 9, इनके साथ कॉम्बिनेशन बना लो। करंट में इसमें एमपी करंट, ठीक है, इसमें भारत का करंट, इसमें अंतरराष्ट्रीय करंट, और लास्ट में एक बार फिर से जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, इसमें विविध लूसेंट। तो इस तरीके से आपका पूरा पोर्शन कवर हो गया। ठीक है, सारी चीजों में। तो 8th यूनिट आपकी थोड़ी सी बड़ी है, वो डेली आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ में, सबके साथ में लगाना है एमसीक्यू। यही तोड़ है, यही ब्रह्मास्त्र है। पढ़ने का समय, सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए, और समय के हिसाब से ना पढ़कर अपने टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये मेरी बस सलाह थी कि ऐसा पढ़ना चाहिए। हो सकता है ये आपकी सलाह मतलब पढ़ने के तरीके से मैच ना करे, लेकिन अगर इसमें थोड़ी बहुत भी मैंने आपकी हेल्प करी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। अगर इसके अलावा कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, पढ़ने में कहीं पर भी कोई दिक्कत जा रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके उत्तर में जितनी जल्दी हो सके देने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।